हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने बेसिकली डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। आज फर्दर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी है संपीड्यता, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंप्रेसिबिलिटी यानी कि कंप्रेस होने की एबिलिटी, यानी कि कितना कंप्रेस किया जा सकता है, कितना दबाया जा सकता है, कितना संपीड़ित किया जा सकता है, वो होती कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। तो परिभाषा की बात करें तो प्रतिरोध के द्वारा तरलों के आयतन के विचरण को संपीड्यता कहते हैं। यानी कि जब प्रतिरोध लगाया गया, जब किसी भी फ्लूइड पर, किसी भी लिक्विड पर फोर्स लगाया गया, तो उसमें रेजिस्टेंस के कारण उस फ्लूइड के वॉल्यूम में कितना वेरिएशन आया, यानी कि सिंपली कितना कंप्रेस हुआ, वो उसे क्या कहेंगे, संपीड्यता। किसी भी तरल की संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी उस तरल के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी कि संपीड्यता इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके उल्टी होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी निकालने के लिए हमें बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना पड़ेगा और उसका रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो वैसे तो आप इसके बारे में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ हम इसका जिक्र कर ही लेते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका मात्रक होता है K। इसका फॉर्मूला होता है दाब में परिवर्तन अपॉन आयतन में प्रति इकाई आयतन परिवर्तन। यानी कि किसी भी फ्लूइड के आयतन में प्रति इकाई आयतन का कितना परिवर्तन आता है दाब में परिवर्तन के साथ। यानी कि K इज इक्वल टू dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। जो K है बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो है इज इक्वल टू dP यानी कि चेंज इन प्रेशर। P क्या है, प्रेशर, तो dP यानी कि P2 माइनस P1, चेंज इन प्रेशर अपॉन माइनस dV अपॉन V, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम बटे वॉल्यूम। तो ऊपर क्या है, दाब में परिवर्तन dP, नीचे है आयतन में प्रति इकाई आयतन परिवर्तन, यानी कि dV अपॉन V। अब यहाँ पर माइनस साइन लगाया गया है। इस माइनस साइन का भी कुछ सिग्निफिकेंस है, तो उसे हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक्चुअली देखिए, जब भी जैसे ये कोई आपके पास सिलेंडर है, उसमें आपने कुछ फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन हो गया यहाँ पर। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम कम होता जा रहा है। P1 था, फिर अपन ने P2 किया तो प्रेशर बढ़ गया, P2 इज ग्रेटर देन P1, बट जो वॉल्यूम V2 हमको मिला वो V1 से कम है। तो प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ वॉल्यूम में कमी आती है, प्रेशर को कम करने के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ता है। तो चूंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर माइनस साइन लगाया है। तो K इज इक्वल टू हो गया dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। ये हो गया आपका बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब चूंकि हमने यहाँ पर रिलेशन दिया कि किसी भी फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के प्रतिलोमानुपाती होती है, कि रिवर्स होती है। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन K का मान आ गया dP अपॉन माइनस dV अपॉन V। तो इसको जब उल्टा करेंगे तब आपको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन VdP। अब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि डेंसिटी यानी कि घनत्व, जिसका सिंबल रो होता है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर मास को यहाँ पर कांस्टेंट मान के फर्दर हम इसको सॉल्व करें, अगर कंजर्वेशन ऑफ मास यानी कि मास संरक्षण का नियम अप्लाई करते हुए इसको फर्दर सॉल्व करें, तो देखिए क्या मिलता है। तो मास इज इक्वल टू रो वी है, इसमें दोनों तरफ
अवकलन कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलेगा dm इज इक्वल टू रो वी को कैसे करेंगे, पहले रो को कांस्टेंट करके v का, तो रो dv प्लस v को कांस्टेंट करके रो का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो dm इज इक्वल टू रो dv प्लस v d रो। अब चूंकि मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू रो dv प्लस v d रो। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मिलेगा माइनस dv अपॉन v इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो। तो जो हमको ये फॉर्मूला मिला था कि बीटा इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन v dp, तो इसमें dv माइनस dv अपॉन v की जगह क्या रख सकते हैं, dv अपॉन रो। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, बीटा इज कंप्रेसिबिलिटी, k इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के, k क्या आया था, dp अपॉन माइनस dv अपॉन v। उसको सॉल्व किया तो क्या मिला, बीटा मिला माइनस dv अपॉन v dp, और dv अपॉन v की माइनस dv अपॉन v की जगह रख दिया अपन ने डी रो अपॉन रो, तो ये मिल गया आपको डी रो अपॉन रो dp। तो बीटा का ये फॉर्मूला हो गया। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर आपको वॉल्यूम में चेंजेस दिए हैं, प्रेशर में चेंजेस दिए हैं, डेंसिटी में चेंजेस दिए हैं, इनिशियल वैल्यूज़ दी गई है, या फिर बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है और कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन v dp इज इक्वल टू डी रो अपॉन रो dp। इसके मात्रक की जब बात करते हैं तो इसके मात्रक को सिंप्लीफाई करके आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। चूँकि बीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस dv अपॉन v dp, तो dv जो है वो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, नीचे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम कट जाएगा, उनके मात्रक कट जाएंगे, और अपॉन में dp है यानी कि प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बीटा का मात्रक निकल के आएगा मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन, यानी कि प्रेशर का रिवर्स है इसका मात्रक। तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी आई होप आपको समझ में आया। जो फर्दर प्रॉपर्टी है वो है वेपर प्रेशर। तो आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है वेपर प्रेशर एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है और फिर हम देखेंगे कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। वाष्प दाब, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, वेपर द्वारा लगाया गया प्रेशर। गैस और वेपर का क्या डिफरेंस था वो हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वाष्प द्वारा लगाए गए दाब की। तो आइए देखते हैं। प्रत्येक द्रव में जो कि वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर में खुला रहता है, उसके पृष्ठ के ऊपर से अणुओं के हट जाने के कारण वाष्प में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है, जिसे वेपराइजेशन यानी कि वाष्पन कहते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा कि अगर आप किसी भी बर्तन में अगर पानी रखते हैं, कुछ पानी रख के उसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो अगर आप सुबह उठ के देखेंगे तो प्लेट के अंदर की साइड आपको कुछ पानी की ड्रॉपलेट्स दिखेगी। तो वो बेसिकली क्या है कि जो आपने बर्तन में पानी भरा तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके कुछ अणु जो हैं, उनकी वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है, उनकी वाष्पित होने की प्रवृत्ति होती है। तो ये जो प्रवृत्ति है, जो टेंडेंसी है वेपराइज होने की, इसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। तो यही लिखा गया है कि प्रत्येक द्रव में जो कि वायुमंडल में खुला रहता है, उसके पृष्ठ के ऊपर से अणुओं के हट जाने के कारण वाष्प में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति होती है, जिसे वाष्पन कहते हैं। आगे हमने डिस्कस किया करते हैं, जब किसी द्रव को किसी बंद पात्र में रखा जाता है, तो जो पहला डायग्राम बताया गया उसमें यही बताया गया कि ये कोई भी आपने एक पात्र लिया है, बर्तन लिया है, इसमें आपने लिक्विड भरा है, फिर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उस लिक्विड से निकल के बाहर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि उनकी बाहर जाने की टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। ये क्या है, बेसिकली वेपराइजेशन। जो पहला डायग्राम है ये वेपराइजेशन प्रोसेस है। अब आगे देखते हैं, जब किसी द्रव को किसी बंद पात्र में रखा जाता है तो वाष्पन के कारण वाष्पित कण पात्र के ऊपरी भाग में इकट्ठे होने लगते हैं। वही जो हमने डिस्कस किया कि अगर हमने उसको ढक्कन लगा के बंद कर दिया पात्र को, तो ढक्कन की जो अंदर वाली सतह है, यानी कि पात्र का जो ऊपरी भाग है, उसके नीचे की तरफ क्या होंगे, वेपर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे, वाष्पित कण जो है वो इकट्ठे होने लगेंगे। फिर इस तरह से एकत्र वाष्प द्रव की सतह पर, ये आपका पात्र था, पात्र में आपने लिक्विड भरा और इसके ऊपर आपने ढक्कन लगाया, तो ढक्कन के अंदर की साइड पर तो मॉलिक्यूल्स होंगे और जो द्रव भरा था उसकी सतह पर
उसकी सतह पर क्या होगा कि आंशिक दबाव डलेगा। जिस पात्र में आपने बर्तन भरा है, जिस बंद पात्र में आपने द्रव भरा है, तो उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स निकल के पात्र के ढक्कन के अंदर की सतह पर इकट्ठे हो गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे, जो द्रव की सतह है उस पर फोर्स लगाएंगे। इस तरह से ये ऊपर ढक्कन था और ये द्रव की सतह थी। कुछ वेपर मॉलिक्यूल्स आपके ऊपर वाष्पित हो गए, कुछ बच जाएंगे, तो इस पर ये प्रेशर लगाएगी। तो इस तरह से एकत्र जो वाष्प है ऊपर की तरफ, वो द्रव की सतह पर यानी कि नीचे की साइड आंशिक दबाव डालती है। यह आंशिक दाब ही वाष्प दाब कहलाता है। द्रव पृष्ठ या सतह, ये जो आप दूसरा डायग्राम देखेंगे इसमें यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स द्रव की सतह से निकल के ऊपर की साइड में जा रहे हैं। फिर तीसरे डायग्राम में आपको ये समझ में आएगा कि ये मॉलिक्यूल्स वापस नीचे आकर द्रव पृष्ठ या सतह पर फोर्स लगा रहे हैं, एक तरह का प्रेशर लगा रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है इसे क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर या वाष्प दाब कहते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो वेपर प्रेशर क्या है कि वेपर द्वारा लगाया गया जो प्रेशर होता है वही वेपर प्रेशर कहलाता है। तो अगर कभी भी आप किसी बंद पात्र में कोई लिक्विड भरते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की वेपराइज होने की टेंडेंसी रहती है। ये वेपराइज होकर उस पात्र की ऊपरी सतह पर इकट्ठे हो जाएंगे। इकट्ठे होकर वो नीचे की तरफ द्रव की सतह पर प्रेशर लगाते हैं और वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर, वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर। अब इसका जो इम्पोर्टेंस है वो समझने की कोशिश करते हैं। यदि द्रव पृष्ठ के ऊपर का दाब कम कर दिया जाए तो वाष्पन शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर प्रेशर कम होगा, अगर ऊपर से प्रेशर आप कम लगा पा रहे हैं तो क्या होगा, वेपराइजेशन जल्दी होगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति को दबाव में रखोगे तो वो दबा रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। बट अगर उसके ऊपर का प्रेशर ही आपने रिलीज कर दिया, आपने प्रेशर कम कर दिया, तो उसकी बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी। जैसे छोटा बच्चा होता है, अगर आप उसको प्रेशर करके घर पे रखोगे तो वो घर पे बैठा रहेगा। बट जो ही आपने थोड़ा सा प्रेशर लूज़ किया, प्रेशर कम किया, तो बच्चे की बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी। बाहर जाके वो खेलेगा, मस्ती करेगा, पढ़ाई करेगा, कुछ भी करेगा, बट वो बाहर जाने की टेंडेंसी रहेगी उसकी। तो इसी प्रकार यदि द्रव पृष्ठ के ऊपर का दाब कम कर देंगे तो वेपराइजेशन जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। और द्रव पृष्ठ के ऊपर का दाब जब वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, बॉइलिंग यानी कि क्वथन की क्रिया आरंभ हो जाएगी, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको एक और चीज़ से समझते हैं हम लोग, पर उससे पहले ये देखते हैं कि जो वाष्प दाब है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जो वाष्प दाब होता है वो ताप क्रम के समानुपाती होता है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं प्रेशर कुकर का। जैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो प्रेशर कुकर में क्या होता है कि बेसिकली आप प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन लगाते हैं। ढक्कन लगाएंगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो अंदर आपने पानी या खाना जो भी प्रेशर कुकर में रखा है उसमें क्या होगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो मैंने क्या बताया कि वाष्प दाब है वो ताप क्रम के समानुपाती होता है। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा क्योंकि वो उसके प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा यानी कि जो पानी है वो देर से बॉईल होगा। वो देर से बॉईल होगा तो क्या होगा कि वो ज़्यादा हीट गेन कर पाएगा, उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा हीट ट्रांसफ़र करने का, और खाना जो होगा वो जल्दी पक जाएगा। आपने प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ जाने से जो खाना है वो जल्दी पक जाएगा। तो प्रेशर कुकर में ये एप्लीकेशन वेपर प्रेशर का यूज़ होता है। यहाँ पर जो हमने केस डिस्कस किया था इससे पहले, उसमें ये था कि प्रेशर हमने कम कर दिया था तो टेम्परेचर कम हो गया था, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जल्दी, वेपराइजेशन जल्दी स्टार्ट हो गया था। इसी तरह जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो वहाँ अगर आप जाओगे तो वहाँ पर खाना देर से पकेगा क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। तो प्रेशर कुकर का केस आप से वेपर प्रेशर को जो इम्पोर्टेंस है उसको आप समझ सकते हैं। प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो 100 डिग्री तापमान होता है ये क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि इस पर पानी बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर होता है वो 1 atm यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसका मान होता है 101.325 किलो पास्कल। अब ये एक्चुअली प्रेशर की यूनिट है किलो पास्कल। पास्कल हमने पढ़ चुका, पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 101.325 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि 1 atm। ये हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 atm इज इक्वल टू 101.325 पास्कल, क्योंकि अगर किलो पास्कल में आप किलो उठाएंगे तो 10 की घात 3 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 101.325 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसका एक और एप्लीकेशन देखते हैं वेपर प्रेशर का। तो जो बैरोमीटर यूज़ किया जाता है या फिर जो थर्मोमीटर भी यूज़ किया जाता है तो उसमें हम मरकरी यूज़ करते हैं, पारे का यूज़ करते हैं। चूँकि पारे का वेपर प्रेशर कम होता है तो इसलिए पारे को है जो बैरोमीटर और थर्मोमीटर में यूज़ में लिया जाता है। इसी के साथ ही हम आगे वाली प्रॉपर्टी, फर्दर प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसमें अपनी अगली प्रॉपर्टी है ससंजन, कोहेजन व आसंजन, एडेशन। एक तो है आपका कोहेजन और दूसरा है एडेशन। तो कोहेजन और एडेशन क्या होता है ये आपके सिलेबस में वैसे मेंशन नहीं है, कोहेजन और एडेशन प्रॉपर्टी, बट फर्दर प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे कैपिलैरिटी और सरफेस टेंशन, तो उसमें इस प्रॉपर्टी का यूज आएगा, इसलिए हम यहाँ पर ये पढ़ लेते हैं। कोहेजन में क्या होता है, द्रव के अणुओं में आपस में एक दूसरे अणुओं को आकर्षित करने का गुण होता है। यानी कि एक ही टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल्स है एक और दूसरा भी पानी के मॉलिक्यूल्स है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको क्या कहते हैं, कोहेजन। जो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आकर्षित करने का जो गुण होता है वो कोहेजन कहलाता है। इस गुण के कारण द्रव टेंसाइल स्ट्रेस का प्रतिरोध करता है। टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि अपन बाहर की तरफ खींचते हैं, ये क्या होता है टेंसाइल, और ये होता है कंप्रेशन। कंप्रेशन टेंशन। तो टेंशन में क्या होगा कि एक दूसरे से दूर ले जाने की अपन कोशिश करेंगे, तो अगर कोहेसिव फोर्स रहेगा तो टेंसाइल स्ट्रेस का विरोध करेगा, क्योंकि जो द्रव के अणु वो आपस में चिपके रहेंगे, तो टेंसाइल स्ट्रेस जो लगेगी उसका प्रतिरोध करेगा। इसका जो एप्लीकेशन है वो है कि जल की बूंद का जो गोल आकार होता है वो ससंजन बल के कारण होता है। जो वाटर ड्रॉप होती है वो हमेशा ही गोल होती है। उसका रीज़न ये है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं सारे, तो उनमें कोहेजन फोर्स जो होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग होता है तो हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को खींच के रखता है, तो एक मिनिमम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो वो गेन करता है, और उसके कारण उसका जो जल की बूंद का जो शेप होता है वो गोल होता है, यानी कि स्फेरिकल होता है, क्योंकि स्फेयर का सरफेस एरिया पर वॉल्यूम मिनिमम होता है। और कोहेजन फोर्स के कारण हम कह सकते हैं कि जल की बूंद का आकार है वो गोल होता है। फिर दूसरा फोर्स होता है एडेशन। एडेशन में क्या होता है कि इसमें दो अलग अलग टाइप के जो अणु हैं, यानी कि हो सकता है कि एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जो कोहेजन देखा हमने उसमें क्या था, उसमें दो एक टाइप के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और एडेशन में दो अलग तरह के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि कांच के ग्लास में रखे जल की बूंदों के अणुओं का कांच से आसंजन। अगर आप किसी भी कांच की सरफेस पर पानी को गिराओगे तो आप ये पाओगे कि पानी है वो कांच के ग्लास से चिपक सा जाता है, उसके साथ चिपकने की टेंडेंसी होती है। तो कांच के मॉलिक्यूल्स यानी कि जो ग्लास मॉलिक्यूल्स है और जो पानी के मॉलिक्यूल्स है, उन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, एडेसिव फोर्स, जिसके कारण वो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो रहे हैं। और वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेजन। तो आज जो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है उसमें सबसे पहले हमने देखा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी हमने देखी, उसका सिंबल होता है बीटा, और ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि के रिवर्स होती है, प्रतिलोमानुपाती होती है। और के का मान निकाला dp अपॉन माइनस dv अपॉन वी, इसको जब रिवर्स किया तो हमको बीटा का मान मिला, और बीटा का मान मिला बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के माइनस dv अपॉन वी dp। इसको फर्दर सॉल्व किया तो मिला d अपॉन रो dp। तो ये तो थी आपकी कंप्रेसिबिलिटी। फिर दूसरा हमने देखा कि वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या है कि जो
वेपर जो किसी भी वाटर की वेपर है तो वो वाटर की सरफेस पर कितना फोर्स लगाती है, कितना पार्शियल प्रेशर लगता है, वो कहलाएगा आपका वेपर प्रेशर। वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। और जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे कि प्रेशर कुकर में प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वाष्प दाब कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, यानी कि 101.325 किलो पास्कल। फिर हमने देखा कोहेजन और एडिशन प्रॉपर्टी। कोहेजन होती है वो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, और एडिशन जो होता है वो अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स का शेप राउंड या स्फेरिकल होता है उसका रीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच का कोहेजन फोर्स। फर्दर प्रॉपर्टीज जो हैं उसमें 2 प्रॉपर्टीज अपनी बच गई है, एक तो है सरफेस टेंशन और फिर बची है आपकी कैपिलैरिटी। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।